Good morning, everyone. I hope you all are doing really well here and welcome to Eduverse Infinity. So आज है यहाँ पर 11th of June 2026। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और हम उन्हें यहाँ पर करेंगे पूरा डिस्कस। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर करना है पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एडुवर्स इन्फिनिटी का हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए सो दैट आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू यूपीएससी आपको यहाँ पर मिल सके। एंड अगर आपको जितने भी न्यूज़पेपर है इनका जो रियल पीडीएफ होता है आपका, जैसे द हिंदू है, मिंट है, पीआईबी है आपके, है ना, पीआईबी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड से, जितने भी न्यूज़पेपर आपके होते हैं टोटल मैं बात कर रही हूँ, जितनी भी आपकी मैगजीन है, और अगर आपको कोई भी स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, सो मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पर सारी चीज़ों को ज्वाइन कीजिए सो दैट आप यहाँ पर अप टू डेट रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। वैसे आज का द हिंदू अगर आप उठाएंगे तो उसमें जो ज़्यादातर जो आर्टिकल्स थे वो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, जितने भी आपके एडिटोरियल्स थे। बट यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में, आज के इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे। आज का इंडियन एक्सप्रेस आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए पहले हम बात करते हैं, ये आपकी न्यूज़ आ जाती है, विल स्ट्राइक ईरान वेरी हार्ड सेज ट्रम्प। ओके, यहाँ पर अभी क्या हुआ, यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, फिर से स्ट्राइक किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलिटी बिहाइंड फॉलिंग एफडीआई, किस तरीके से हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो फॉल हो रही, उसके पीछे क्या रियलिटी है, क्या रीजंस है, उसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिरसा मुंडा। 9th ऑफ जून को आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि बिरसा मुंडा की डेथ एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर हम सारे फैक्ट्स देखेंगे रिलेटेड टू बिरसा मुंडा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स आर्टिकल 142 टू क्वैश पॉक्सो। पॉक्सो को क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्टिकल 142 को इन्वोक किया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जोजिला टनल, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है। यहाँ पर जोजिला टनल में हम बात करेंगे कि ये जो टनल है आपका, इसको अगर हम बनाते तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हिमालय से गो थ्रू, ये आपके हिमालयाज हैं और यहाँ से आप टनल बना रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे will continue very hard attack says Trump as US ईरान ट्रेड फायर। ठीक है, ये आपका देखिए द हिंदू में भी है, मिंट आप खोलिए, मिंट में भी आपको मिलेगा, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस आप ओपन करेंगे वहां पर भी आपको ये आर्टिकल जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए इसमें बेसिकली आप सभी को ये बता दिया जाए कि अभी हुआ ये है कि जो आपका ईरान है, तेहरान क्लेम्स इज टारगेटेड यूएस बेस। तेहरान ने क्लेम किया है कि यूएस के जितने भी बेस है उसको टारगेट किया गया। अगर आप इसको यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो उसको टारगेट किया गया है। इसी के चलते यहाँ पर यूएस ने स्ट्राइक किया है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। सो टेट फॉर टैट अटैक कम्स आफ्टर यूएस चॉपर डाउन। यूएस का जो चॉपर था उसको यहाँ पर डाउन किया गया, उसके बाद से यूएस ने यहाँ पर काउंटर अटैक किया है। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो वेस्ट एशिया की जो आपकी सिचुएशन है ये अभी कंटिन्यू ही रहने वाली है, और आप सभी को पता है जो इस टाइम पे सिचुएशन है इसके जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने आपके डेवलपिंग नेशन है उन पे पड़ रहा है, राइट। क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया का भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हम जो क्रूड ऑयल यहाँ पे परचेस करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसे पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ट्रेड है उसमें भी बहुत ही ज्यादा हमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द रियलिटी बिहाइंड फॉलिंग नेट एफडीआई। अब इसमें हम बात करते हैं अगर का जो इंडिया का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ड्रास्टिकली आपका डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है इन रिसेंट ईयर। तो इसमें यहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा है कि बिकॉज ऑफ दी, ये साइन क्या है कि हमारे पास क्या है, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम आ रही है। बट यहाँ पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने पॉइंट आउट किया है टू अ लार्ज इनफ्लो एंड राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई एज अ एविडेंस ऑफ strength. He links weak net flow to the profit repatriation and outward investment by the Indian companies. तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका ये कहना है कि एफडीआई का जो हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है उसके पीछे ये रियलिटी नहीं है कि हमारे इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है।
इसका उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर बहुत बहुत फॉरेन में ज़्यादा कर रही हैं। उसके साथ-साथ हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है। ओके, सो ये जो डिबेट है आपका एक तरीके से बहुत ही मेजर इशू है, फाइन। इसमें आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम फोकस करते हैं नंबर्स पर, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ क्राइसिस, बैलेंस ऑफ बीओपी जो है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी नॉट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें जो मैकेनिज्म है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का, वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बेसिस पर ही हम एफडीआई को कैलकुलेट करते हैं। सो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, एफडीआई को जब कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एफडीआई का जो नेट वर्थ है वो हमें फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आप अगर हम बात करते हैं कि आपकी कंट्री में कितना जो इनफ्लो हो रहा है एंड आउटफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है ना, कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो होता है आपका ट्रेड डेफिसिट, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेजर की जाती हैं। तो ये पूरा यहाँ पर ये बताएगा कि 3 टाइप्स ऑफ एफडीआई होते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की एफडीआई की एक बात करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में आपका क्या होता है, तो द फर्स्ट कैटेगरी इज रियल एफडीआई कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस विद द टेक्नोलॉजी ब्रांड एंड कैपेबिलिटीज टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। मतलब ये इंडिया है, इंडिया में बाहर की जितनी भी हम कहते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, आपकी जितनी भी यहाँ पर कंपनीज है, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस हैं, वो इंडिया में आके स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं, और उनका जो प्रोडक्शन है, सर्विसेज पूरा इंडिया में कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एफडीआई। सेकेंड कैटेगरी में आपका क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या होता है आपका, मतलब जो फॉरेन की कंट्रीज हैं, सॉरी नॉट कंपनीज हैं, ये जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, है ना, कंपनी का सेटअप नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक आपके जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, कंट्री में आपका फॉरेन करेंसी यहाँ पर आती है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में क्या आ जाता है, थर्ड कैटेगरी इंक्लूड डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशल पर्पसेस व्हीकल्स, है ना, जो आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, दीज इन्वोक कैपिटल रेज अब्रॉड एंड फ्यूनल फंड थ्रू ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर और समटाइम्स इंक्लूडिंग द राउंड ट्रिपिंग ऑफ इंडियन फंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई आपका यहाँ पर व्हीकल है, सारी चीजें हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका थर्ड कैटेगरी है, ठीक है। तो एफडीआई की यहाँ पे 3 कैटेगरी है, उसका पूरा डेटा यहाँ पर बताया गया है। सो अभी तक ये कहा गया कि नो फ्रेश कैपिटल, हमारे पास अभी कोई भी नया फ्रेश कैपिटल यहाँ पर नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का ड्राइव है वो अभी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ था, बट इसके वजह से हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, ठीक है। आउटफ्लो के चैनल्स हमें यहाँ पर देखने को मिला कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल रिपेडिशन, मतलब जो कैपिटल अकाउंट है आपका टोटली $178.9 बिलियन प्राइमरी डिविडेंड बाय द फाइनेंशियल इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए, आप इसे देखिए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया का जो नेट एफडीआई वो फॉल हो रहा है, डिस्पाइट हमारा जो एफडीआई का इनफ्लो है, ग्रोस एफडीआई का है वो स्ट्रॉन्ग है ना। नेट अगर हम बात करते हैं, नेट एफडीआई आपका फॉल हो रहा है, लेकिन जो ग्रॉस एफडीआई है उसका इनफ्लो हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रॉस एफडीआई क्या होता है इसका, इंडिया कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एफडीआई इनफ्लो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन आपका जो यहाँ पर एफडीआई है, हम उसे क्या कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो पूरी तरीके से हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। बट जो आपका नेट एफडीआई क्या होता है, जब हम ग्रॉस में से जितना आउटफ्लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंट्री में 100 रुपए आ रहे हैं, 100 में से यहाँ पर 10 जा भी रहे हैं, तो 90 कितना हमारे पास 90 बचा, तो ये आपका क्या होता है, नेट एफडीआई होता है, ठीक है। अब ये जो है रीजन क्या है नेट एफडीआई की, क्यों हमारी जो नेट एफडीआई है वो फॉल हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने मनी वापस ले रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, अब उससे क्या कर रहे हैं, वो वापस ले रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एंड एग्जिस्ट, यहाँ पर जितने भी प्राइवेट इक्विटीज है, वेंचर है, कैपिटल और अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, राइजिंग बाय द इंडियन कंपनीज, मतलब हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ इंडिया, तो ये भी क्या हो रहा है आपका, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ रिपोर्टेड ग्रॉस एफडीआई डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्रेश फॉरेन कैपिटल्स,
ठीक है, ये हमारा फ्रेश नहीं करता है, यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन चलता रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या दिखता है, यहाँ पर सेक्टोरल शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, कहाँ, एफडीआई में। शेयर ऑफ एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग में जो हुआ है आपका, वो डिक्लाइन हुआ है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, वहां पर किसी फॉरेन कंट्री के जो आपकी कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आपका डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल और जितने भी हमारे बिजनेस सर्विसेज हैं, हमें वहां पर अट्रैक्ट जो है, हम लार्ज शेयर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लेकर आती है ना, आपका जो उनके पास जो एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजीज है, वो सारी चीजें लेकर आती है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, जिसकी अभी हमने बात करी, तो ये ज्यादातर फोकस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे जो शेयर मार्केट्स है, वहां पर हमने इन्वेस्ट किया सारी चीजें, तो ये आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया। ऑफशोर जो एसपीवी इन्वेस्टर्स हैं, में इन्वॉल्व रूटिंग कैपिटल थ्रू टैक्स फ्रेंडली ज्यूरिडिक्शन, और अदर इन्वेस्टर्स में यहाँ पर आपके जितने भी कमर्शियल पोर्टफोलियोज हैं, उस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर आते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या आ जाता है फॉर दी पॉलिसी मेकर्स, मतलब जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स है, ये जो नेट एफडीआई फॉल हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एफडीआई की जो क्वालिटी है, उसको एक्सेस करने वाला जो है, उसको इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर हमें जितना भी सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वी हैव टू ट्रेक डाउन दैट। ऑल्सो वी हैव टू इंकरेज लॉन्ग टर्म एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो टेक्नोलॉजीज लाना, जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म आपका क्या करें, इन्वेस्ट करें। और जितना भी आपका एफडीआई है, उसे हमें डेवलपमेंट गोल के साथ क्या करना होगा, अलाइन करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए, फोकस ऑन एफडीआई दैट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी, क्रिएट जॉब, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन इंडियाज लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस। हमें ऐसे एफडीआई को क्या करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा, फोकस करना होगा, जो इंडिया में टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं, जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे बूस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें मेनली फोकस करना होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा पूरा। ठीक है, अभी जो हमने सारी चीजें यहाँ पर बात करी, वही लिखा हुआ है। अब एफडीआई क्या होता है, दिस इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो बेसिकली इसमें वी कैन से एग्जांपल, एफडीआई अकर्स व्हेन अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन अ बिजनेस लोकेटेड इन अदर कंट्री। सिर्फ ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी, जैसे इंडिया अगर किसी बांग्लादेश में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वहां पर वो एफडीआई की तरह काम करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कैपिटल लेकर आता है, जॉब्स को क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है, फाइन, हमारा जो मैनेजमेंट और प्रैक्टिस होती है वो इम्प्रूव होता है, और एक्सपोर्ट भी हमारा बूस्ट होता है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में 3 टाइप्स ऑफ जो एफडीआई है, उसे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। एक होता है रियल एफडीआई, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को लेकर आते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टर एफडीआई, जिसमें प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, सोवरेन वेल्थ फंड और सीकिंग यहाँ पर रिटर्न्स भी होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका होता है ये आप देख सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट रूट्स है थ्रू ऑफशोर एंटिटीज और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू यहाँ पर होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफडीआई बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, फॉर क्रिएटिंग जॉब, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिवनेस है। अगर आपकी कंट्री में एफडीआई का इन्वेस्ट ज़्यादा है, एफडीआई का इन्फ्लो ज्यादा है, इट मीन्स आपका जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है आपका ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, 2021 यूपीएससी के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, foreign institutional investment with certain condition, global depository receipts and non-resident external deposit, which of the above can be included in foreign direct investments। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ बिरसा मुंडा हेल्प डिफाइन आदिवासी आइडेंटिटी राइट्स। इस बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। बेसिकली 9th of June was the death anniversary of the iconic आदिवासी लीडर ऑफ एंड द फ्रीडम फाइटर ऑफ बिरसा मुंडा। सो उन्होंने आदिवासी आइडेंटिटीज और उनके राइट्स को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें की थी, तो इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पर लिखा गया है। जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है, उसके बारे में बताया गया। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बता दिया जाए। अब देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, पर्सनैलिटीज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो मेक श्योर आपको ये याद रखना है। बेसिक फैक्ट्स आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इनका जो बर्थ प्लेस है वो उलिहातू है, प्रेजेंट डे झारखंड है।
ठीक है। ये और इनका जो पॉपुलर टाइटल है वो क्या है, धरती आबा, मतलब फादर ऑफ द अर्थ, ये इनको कहा जाता है। ठीक है। अब मेजर मूवमेंट्स कौन कौन से हैं बिरसा मुंडा के, तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है उल गुलान मूवमेंट। ठीक है। इसका मीनिंग होता है, उल गुलान का मीनिंग होता है ग्रेट रिवॉल्ट। ऑब्जेक्टिव ये था इनका कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश का जो रूल है उसे एंड करना है, जितने भी ट्राइबल राइट्स हैं उनको, ट्राइबल लैंड्स हैं उन्हें रिस्टोर करना है, हमें क्या करना है, जो ट्राइबल कस्टम्स है उन्हें प्रोटेक्ट करते थे आदिवासीज को, फाइन, तो उन्हें भी हमें क्या करना है यहाँ पर, रिमूव करना है, और मुंडा का सेल्फ रूप यहाँ पर आपका एस्टैब्लिश करना है। टारगेट की बात करते हैं, इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जमींदार, जितने भी मिशनरीज थी, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी मिशनरीज आप क्या थी, ये भी आप बिरसा मुंडा की बात करते हैं, इन्होंने भी मिशनरीज में यहाँ पर मतलब इनको भेजा गया था। ठीक है, कि वो फिर धीरे धीरे चेंज हो गए, बट इन्होंने फिर छोड़ दिया था। ठीक है। तो ये जिससे उसके बाद जो जितने भी डीकूज आउटसाइडर्स थे, ये उनके मतलब कि हम कह सकते हैं, इनका कुछ आपका रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स भी रहे हैं। फाइन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, अपोजिशन ऑफ सुपरस्टिशंस, मॉरल डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, वर्शिप ऑफ सुप्रीम गॉड की यहाँ पर इन्होंने बात की थी। बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, इन्होंने एक ट्राइबल्स की एक पूरी अलग तरीके से एक आइडेंटिटी ही क्रिएट कर दी थी। और क्या क्या कॉजेस थे, ये मूवमेंट क्यों होता आपका उल गुलान, फाइन। सो इसमें इकोनॉमिक कॉजेस आपके आ जाते हैं, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल कॉजेस भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये बेसिक हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डीकू, ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। डीकू का मतलब होता है कोई भी जो आउटसाइडर होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मनी लेंडर है, ट्रेडर्स हैं, लैंड फॉर्म है, जो कि नॉन ट्राइबल सेटलर्स की तरह आते हैं और ट्राइबल जो कम्युनिटीज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, दोज आर नोन एज डीकू। फिर आपका आता है कुंतकती सिस्टम, ये आपका ट्रेडिशनल मुंडा सिस्टम है जिसमें वो लैंड ऑनरशिप, कलेक्टिवली लैंड ऑनरशिप होती है। फैमिलीज दैट ओरिजिनली क्लियर्ड फॉरेस्ट हैड राइट्स ओवर द लैंड, मतलब फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट है, इन इस फॉरेस्ट को किसी कम्युनिटी फैमिली ने क्या किया है, क्लियर किया है, तो ये किसके अंडर आ जाता है, इस पे जो ऑनर क्या है, ये एक रिलीजियस मूवमेंट है जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा क्या किया गया था, आपका स्टार्ट किया गया था। फिर आपका जाता है धरती आबा, ये टाइटल दिया गया था आपको किसको, बिरसा मुंडा को, यहाँ पर ये टाइटल दिया गया था। आपको अभी एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर पहले जो ये बिरसा मुंडा थे, अगर रिलीजियस व्यू की देखते हैं, बिरसा मुंडा को यहाँ पर उनके जो स्कूल था, वहाँ मिशनरी स्कूल था, चाय एग्रीमेंट हो जाता है चर्च अथॉरिटीज के साथ, और बहुत सारे वो, क्योंकि वो जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिमार्क पोस्ट करती हैं, इसकी वजह से वो बाहर रहते हैं। आफ्टर दैट डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, बिरसा केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म फॉर सम टाइम। उसके बाद जब वो क्रिश्चियनिटी से थोड़ा दूर होते हैं तो वैष्णविज्म की कंट्रोल उसमें आते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आते हैं, और उस फिर वो धीरे धीरे अपनी जो टीचिंग्स होती हैं, ये 2 साल जेल में रहते हैं 1885 में, ये 2 साल जेल में रहते हैं। जेल में रहने के बाद वो जब रिलीज होते हैं तो वो प्रीचिंग, मतलब लाइफ के प्रति आपका और नेचर के जो प्रति है वो प्रीचिंग स्टार्ट करते हैं, और ये जो पूरा जो उनका प्रीचिंग होता है दैट वाज नोन एज बुद्धराम मुंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनका पूरा यहाँ पर बिरसती फेथ, एक तरीके से जो रिलीजन है वो स्टैब्लिश हो जाता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बिरसती। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका जोजिला टनल, द चैलेंजेस ऑफ डिगिंग थ्रू द हिमालयाज। ओके, ना हिमालयाज में अगर आप देखिए टनल बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि कितने ज्यादा यहाँ पर रिस्क हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, इसमें हो सकते हैं का कोई चांस ही नहीं है। आप खुद दीजिए, हिमालयन रेंज इज अ रिलेटिवली न्यू माउंटेन रेंजेस है, मेकिंग इट फार मोर टेक्टोनिकली एक्टिव। हिमालयन रेंजेस आपकी न्यू माउंटेन्स है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली आपकी टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज है यहाँ पर हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इसको वल्नरेबल बना देता है, सबसे पहली चीज ये। सेकंड, द हिमालयस आर ओशन फ्लोर हैव बीन पुश टू अपवर्ड्स। अब इसके जो है हिमालयस का आपने यहाँ पर सुना होगा कि ये जो इसकी हाइट है हिमालयस की वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि अभी भी वहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। दीज रॉक स्ट्रेटा the engineered can encounter be a soft rock characteristic by seabed to boulder the everything in between. Way to mountain has formed could has left cavities and crack. A lot of water even up to the ocean worth is stored the mountain due to its age. There sheer zone where it has highest strain and rock tunneling can lead to instability. अब हिमालयाज हैं,
यहाँ पर अगर आप कैविटी बना भी देते हैं, टनल बना भी देते हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, इंस्टेबिलिटी देखने को ही मिलेगी। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हम सेफ एग्जीक्यूशन लेकर आएंगे, कुछ टेलर्ड मशीन्स लेकर आएंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ज़ोजिला टनल आपका बेसिकली है क्या, ये आपका हाई एल्टीट्यूड रोड टनल कनेक्टिंग जम्मू कश्मीर विद लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए टनल को बनाया जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड है प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर, कारगिल एंड लद्दाख को ही कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका जो ज़ोजिला पास है उससे उसके पास में ही लोकेटेड है, विच कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द्रास एंड कारगिल एंड लद्दाख। की फीचर्स की बात करते हैं, इट इज अराउंड 13.14 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर, 13 से 14 किलोमीटर यहाँ पर है। अब इसकी नीड क्यों है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कश्मीर लद्दाख हाईवे है ये अभी बेसिकली ज्यादातर टाइम पर क्लोज ही रहता है, नियरली 5 और 6 मंथ से। विंटर्स में तो हैवी स्नोफॉल की वजह से ये जो मतलब आपका हाईवे है वो क्लोज होता है ना। और यहाँ पर एवलांचर्स, लैंडस्लाइड्स आते हैं जिससे कि हमारा जो पूरा जो कट ऑफ हो जाता है किसके साथ, लद्दाख के साथ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सिविलियंस है मिलिट्री मूवमेंट्स में पूरी तरीके से रोक लग जाती है, स्पेशली इन विंटर्स। सो ये आपका स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर होगा जिसमें कि हम क्या कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ज्वाइन कर सकेंगे। मिलिट्री मोबिलिटी, द टनल विल एनहेंस द movement of military vehicles and logistic for टू फॉरवर्ड्स एरिया स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स, लाइन ऑफ और कंट्रोल है आपकी एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इस यहाँ पर मूवमेंट प्रॉपर टाइम पर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर मैप देख लीजिए आपका, ये कश्मीर है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आपका ये टनल है, इसको बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्वोक आर्टिकल 142 टू क्वेश कन्विक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है, आर्टिकल 142 के तहत उनकी जो पावर है, तो पॉक्सो को जो पॉक्सो के तहत एक कन्विक्शन था उसको ओवरटर्न किया गया है। नथिंग द विक्टिम लेटर मैरिड द मैन एज एन एडल्ट। ओके, तो ये इसको यहाँ पर 142 को ऐड किया गया है। फाइन, चलिए अब आप इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी बेसिकली जो न्यूज में है उसके बारे में बताया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्वेश पॉक्सो कन्विक्शन और चार्ज हाईली स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, अब देखिए हम 142 की बात करते हैं कि 142 आर्टिकल है क्या। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है टू पास एनी डिस्क्री एंड ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस। जब आपको कंप्लीट जस्टिस करना हो तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 142 का यूज कर सकते हैं। की प्रोविजंस की बात करते हैं, क्यों करना है, अगर हमें कंप्लीट जस्टिस करना हो। ठीक है, ये आपको सब्सटैंटिव जो जस्टिस होता है उसमें लीगल जस्टिस करना होता है। नेशन वाइड इन्फोर्समेंट, यस, डिस्क्रीज एंड ऑर्डर मेड अंडर दिस आर्टिकल आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टिगेटिव एंड कंटेम्प्ट पावर ग्रांट द कोर्ट फुल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। ये कोर्ट को क्या करता है, फुल अथॉरिटी देता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जो भी यहाँ पे कंटेम्प्ट हुआ इसको पनिश कर सके और सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ पर्सन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट हियर। ओके, अब कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं इसका जहां जहां यूज किया गया है। अयोध्या डिस्प्यूट में आर्टिकल 142 का यूज किया गया था। राजीव गांधी जब असैसिनेशन केस था आपका, वहां पर भी आर्टिकल 142 को यूज किया गया था। अगर कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लाइक आपका जो बताया गया था यहाँ पर, बैन द सेल ऑफ लिकर अलोंग द नेशन एंड स्टेट हाईवेज टू कर्ब एक्सीडेंट्स। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि देखिए आप सभी को पता है जो ड्राइवर्स होते हैं, है ना, ट्रक ड्राइवर्स और इन सारी चीजों को हाईवे पे वो मतलब बढ़िया पी के और आराम से यहाँ पर चलाते थे, उसको बैन किया गया। एंड ऑर्डरिंग द क्लोजिंग ऑफ रिलोकेटिंग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नियर दी ताजमहल। ताजमहल के आसपास जितनी भी यहाँ पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उसको क्लोज करवाया गया। रिलोकेट मतलब रिलोकेट कराया गया, क्लोज नहीं। फिर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है क्या, कि ये जुडिशियल ओवररीच है ना, क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं आपकी पूरी तरीके से वो जुडिशरी के पास होती है, तो ये जुडिशरी ओवररीच और ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। ये जो वर्ड है ना आपका कंप्लीट जस्टिस, इसका कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस। सो दिस मेक इट एप्लीकेबल इनहेरेंटली डिस्क्रिशनरी एंड सब्जेक्टिव। ये बहुत ज्यादा इसको क्या डिस्क्रिशनरी बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट और न्यूज आर्टिकल्स है, हमने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर कीजिएगा, वहां से आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन टुडे।